डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। अमित शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचारों को किया जाएगा प्रदर्शित। कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधारों के सामने आ रहे हैं परिणाम। कश्मीर में इस साल सरसों के उत्पादन में तेज वृद्धि की आशा। इस वर्ष 1,43,476 मीट्रिक टन उत्पादन की जताई जा रही है उम्मीद। एपिडा ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए अरुणाचल प्रदेश में किया अंतर्राष्ट्रीय सहक्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए जताई प्रतिबद्धता। देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। देश की कृषि व्यवस्था में बैसाखी के त्योहार का है बड़ा महत्व। बैसाखी से ही किसान शुरू करते हैं फसलों की कटाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर राज्य सरकार डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में इस सहयोगी समझौते की घोषणा करते हुए बताया था कि यह कदम राज्य में दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए अहम साबित होगा। यह करार 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में दूध संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे और दूध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सरकारी योजना के अनुसार श्वेत क्रांति मिशन के तहत इस परियोजना में 2,500 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना और दूध की कुशल खरीद प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत दूध समितियों की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाएगी, जिससे लगभग 18,000 गांवों को कवर किया जाएगा। इससे रोजाना दूध संग्रहण की मात्रा 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की भागीदारी से 1,390 गांवों से बढ़ाकर 2,590 गांवों तक दूध उत्पादक संगठनों का विस्तार किया जाएगा और दूध खरीद की मात्रा 1.3 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 3.7 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगी। वहीं राज्य की डेयरी प्लांट की मौजूदा क्षमता 18 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी। अगले 5 वर्षों में लगभग 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे दूध उत्पादकों की वार्षिक आय 1,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। दूध सहकारी समितियों से जुड़े किसानों की शिकायतों को सुलझाने के लिए एक विशेष शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू की जाएगी। साथ ही अमित शाह राज्य सहकारिता विभाग के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर में किए जा रहे कृषि क्षेत्र में सुधारों के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में कश्मीर में इस साल सरसों के उत्पादन में तेज वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पिछले वर्ष कश्मीर में 1,07,076 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। वहीं इस वर्ष 1,43,476 मीट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि को क्षेत्र के खाद्य तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। आयातित सरसों तेल पर निर्भरता 2 साल पहले 70% से घटकर 2025 तक 40% हो जाएगी। गौरतलब है कि कश्मीर में सरसों की बुआई पारंपरिक रूप से अक्टूबर-नवंबर में की जाती है और बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ मई में इसकी कटाई की जाती है। उत्पादन में वृद्धि से उत्साहित घाटी भर के किसानों ने पिछले साल की तुलना में बेहतर पैदावार की सूचना दी है, जिससे इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की उम्मीद बढ़ गई है। कश्मीर में
काफ़ी उर्से से उगाया जाता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इस पे जो काम शद्दमत से किया गया है, इसकी बदौलत हमारा जो एरिया था, जो सिर्फ 40,000 हेक्टेयर पे ये ग्रो होता था, आज की डेट में 1,40,000 हेक्टेयर पे ये कल्टीवेट होता है, जहां से हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड है इस साल 1,43,476 टन। और अगर हम तेल की बात करेंगे तो 47,347 टन तेल आएगा, जिससे कोई 934 करोड़ रुपए की आमदनी स्टेट को जीडीपी में ऐड हो जाएगी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश और भारत के व्यापक पूर्वोत्तर क्षेत्र NER से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कलाव पो कन्वेंशन हॉल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहक्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने मुख्य भाषण में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास, किसानों की आजीविका बढ़ाने, स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई और आसियान देशों में GI टैग वाले खाओ ताई चावल, मंदारिन संतरे, कीवी सेब, पारसीमोन, याक चीज की कृषि निर्यात को बढ़ाने की परिकल्पना की। उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को राज्य के लिए वरदान बनने और राज्य की अप्रयुक्त क्षमता में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ग्रेबियल डेलमोंग वांगसू ने राज्य के किसानों में जागरूकता पैदा करने और उनकी क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने राज्य के बेहतरीन कीवी, मंदारिन संतरे, सेब, अखरोट और वाइन जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए क्षेत्र के किसानों की सराहना की। और देश भर में आज बैसाखी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में इसे स्थापित किया था। बैसाखी के त्यौहार का देश की कृषि व्यवस्था में भी बेहद महत्व है। बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। ये त्यौहार समृद्धि और सफलता लाने और अनुष्ठानों और समारोह के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने के लिए जाना जाता है। बैसाखी, विशु, बोहाग, बिहू, पोइला, बोईशाख, मिशादी, वैशाखादी और पुतांदु पिरापू पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि वैशाखी, विशु, बोहाग, बिहू, पोइला, बोईशाख, मिशादी, वैशाखादी और पुतांदु पिरापू के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी के लिए खुशी, उम्मीद और समृद्धि की कामना की। X पर एक पोस्ट में PM मोदी ने लिखा, सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद, खुशी और समृद्धि लाए। हम हमेशा एकजुटता, कृतज्ञता और नवीनीकरण की भावना का जश्न मनाएं। और पशुपालक कम खर्चों में अधिक आमदनी प्राप्त कर सकें, इसके लिए पशुओं की विभिन्न नस्लों के पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने विगत दिनों आंध्र प्रदेश के पुंगनूर संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र पालमनेर का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रमुख रूप से पुंगनूर नस्ल की गाय के पालन पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा मध्य प्रदेश में इसके पालन की संभावनाओं के बारे में जाना। गायों की ये नस्ल अपने छोटे आकार, कम रखरखाव और तुलनात्मक रूप से अच्छा दूध देने वाली नस्ल के लिए जानी जाती है। भ्रमण में मंत्री पटेल द्वारा अनुसंधान केंद्र के संचालक एवं उपस्थित अन्य अधिकारियों से पुंगनूर नस्ल के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। इसके साथ ही पशुपालन मंत्री ने पालमनेर भेड़ प्रजनन केंद्र का निरीक्षण भी किया। पालमनेर भेड़ प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र ने नेल्लोर प्रजाति की नस्ल का संवर्धन एवं संरक्षण किया गया है।
भ्रमण के दौरान उनके साथ पशुपालन एवं मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे। पशुधन अनुसंधान केंद्र पालमनेर आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से गायों की पुंगनूर नस्ल को सुधारने और पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है। इस नस्ल को यूनाइटेड किंगडम से आयातित कैरीबेलो के साथ क्रॉस किया गया था। इन संकर नस्लों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इस क्षेत्र के किसानों के बीच लोकप्रिय हो गई क्योंकि इनकी दूध की पैदावार बहुत अधिक थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पिछले दिनों हुई बारिश और तेज हवा से खेत में खड़ी फसलों को हुए नुकसान पर चिंता प्रकट करते हुए उचित मुआवजा और मदद देने की अपील की है। लोजपा यानी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि हाल ही में बिहार के विभिन्न जिलों में हुई भीषण और असमय वर्षा ने किसानों पर अत्यंत दुखदायी प्रभाव डाला है। खेतों में पकने को तैयार गेहूं की फसलें भारी बारिश के चलते बर्बाद हो गई हैं। किसान अब हताशा और निराशा की स्थिति में पहुंच गए हैं। खेतों में लहलहाती फसलें अब सड़ने लगी हैं, जिससे किसानों की मेहनत, उम्मीदें और जीविका एक साथ डूब गई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसानों के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए त्वरित और ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मांग की है कि असमय वर्षा को राज्य आपदा घोषित किया जाए ताकि आपदा राहत कोष से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। इसके अलावा राज्य स्तर पर तत्काल सर्वेक्षण अभियान चलाया जाए, जिससे क्षति का सही आंकलन कर प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जा सके। देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फसल उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए देश भर में पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत किसान 3 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप सब्सिडी पर लेने के लिए 21 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना लाभ लेने के लिए जिन किसानों के पास पहले से कृषि पंप कनेक्शन है, उन्हें बिजली कनेक्शन बंद करवाना होगा। इसके अलावा जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है और उन्हें अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है, ऐसे किसानों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। फसल अवशेष यानी नरवाई या पराली समस्या नहीं है, बल्कि किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है यदि किसान इसका उचित प्रबंधन करें। ऐसे में किसान फसल अवशेषों से अधिक लाभ ले सके, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए डीकम्पोजर का विकास किया गया है, जिसके छिड़काव से मात्र 15 से 20 दिनों में फसल अवशेष खाद में बदल जाएगी। इस कड़ी में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में एवं कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के खेतों में ड्रोन की मदद से डीकम्पोजर बायोडाइवर्टर जवाहर तरल जैव विघटक 1 का छिड़काव किया जा रहा है। इस डीकम्पोजर को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है और ड्रोन के द्वारा डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन करने में 1 एकड़ में सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय ही लगता है और 15 से 20 दिनों में फसल अवशेष खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बिहार के सिवान जिले के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और आसानी से मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग ने फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में जिले के विभिन्न अंचलों के 2 राजस्व गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में किसानों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें एक डिजिटल फार्मर ID दी जाएगी। ये ID आधार के समान ही होगी। पहले से ही शुरू हो चुकी है और जल्द ही पूरे जिले में शुरू हो जाएगी।
वहीं प्रखंड स्तर पर कार्यान्वयन दल भी गठित किया गया है जो किसानों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और रजिस्ट्री प्रक्रिया की निगरानी करेगा। कृषि विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में जिन गांवों को चुना गया है उनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों की फार्मर आईडी बनेगी। इस आईडी का उपयोग अन्य योजनाओं के लिए भी किया जाएगा। ये योजना के सफल कार्यान्वयन और किसानों को भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जिला डिजिटल कृषि कोषांग का गठन किया गया है। भारत में ट्री मैन के नाम से मशहूर दरिपल्ली रामैया गारू का शनिवार को निधन हो गया। वन क्षेत्र में इनकी पहल और प्रकृति के प्रति इनके गहरे प्रेम के लिए केंद्र सरकार ने इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। दरिपल्ली रामैया गारू तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में रेड्डीपल्ली गांव के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्री मैन ऑफ इंडिया दरिपल्ली रामैया गारू के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, दरिपल्ली रामैया गारू को सतत विकास के एक चैंपियन के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपना जीवन लाखों पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने में समर्पित कर दिया। उनके अथक प्रयासों में प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम और भावी पीढ़ियों की देखभाल झलकती है। हरित गृह बनाने के लिए युवाओं को उनका काम हमेशा प्रेरित करेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के अनुसार प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 11 अप्रैल को यहां प्याज का भाव था 900 रुपए। 12 अप्रैल को इसकी कीमत में 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद प्याज 700 रुपए पर बिकी। गुजरात की सूरत मंडी में 11 अप्रैल को प्याज का भाव था 1,350 रुपए। 12 अप्रैल को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,300 रुपए हो गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते शुक्रवार प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,500 रुपए पर ही बना रहा। जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में बढ़त दर्ज की गई। यहां 11 अप्रैल को प्याज 2,100 रुपए पर बिकी। 12 अप्रैल को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 2,300 रुपए पर हुए। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 11 अप्रैल को टमाटर का भाव था 850 रुपए। 12 अप्रैल को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 800 रुपए। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 11 अप्रैल को टमाटर का भाव रहा 1,000 रुपए। 12 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 1,100 रुपए पर हुए। हालांकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और टमाटर 11 और 12 अप्रैल को 1,300 रुपए पर बिका। राजस्थान की बस्सी मंडी में बीते शुक्रवार टमाटर का भाव रहा 550 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद टमाटर का भाव जा पहुंचा 800 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर के हाजिर भाव की बात करें तो यहाँ की ललितपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 570 रुपए। हाथरस मंडी में भाव रहा 750 रुपए।
संभल मंडी में टमाटर 1050 रुपए पर बिका, जबकि अकबरपुर मंडी में टमाटर के सौदे 600 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण क्षेत्र में तैयार आम, काजू और सुपारी की तुड़ाई और केले की कटाई जारी रखें। यहां के सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीष्मकालीन मूंगफली और रायगढ़ में सफेद प्याज की खुदाई करें। कोंकण में ही इस समय ग्रीष्मकालीन धान की फसल में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहां सब्जियों, बाघों, मूंग और ग्रीष्मकालीन मूंगफली में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में प्याज की खुदाई और अंगूर की तुड़ाई जारी रखें और इसके बाद उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहीं इस मौसम में गन्ना, सब्जियों, बाघों, ग्रीष्मकालीन मूंगफली और बाजरे में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहां के कोल्हापुर जिले में आंधी तूफान, बिजली और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए प्याज की खुदाई के अलावा पके अंगूर की तुड़ाई और केले की गुच्छों की कटाई करके उन्हें सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहां इस समय तोरई, टमाटर और केले के पौधों को सहारा दें। मध्य महाराष्ट्र में ही गन्ने में मिट्टी चढ़ाए और तीसरी बार 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालें। यहीं ग्रीष्मकालीन बाजरे में मिट्टी चढ़ाकर हल्की सिंचाई करें। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मूंगफली, सब्जियों और बागों में भी हल्की सिंचाई करें। मराठवाड़ा क्षेत्र में हल्दी की खुदाई करें। इसके अलावा यहां तरबूज, खरबूजा और अंगूर की तुड़ाई जारी रखें। यहीं मूंगफली, गन्ना और तिल के अलावा बागों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ की बात करें तो यहां इस समय कुछ स्थानों पर आंधी तूफान और बिजली की संभावना है। ऐसे में जल्द से जल्द हल्दी की खुदाई के अलावा सब्जियों, तरबूज, खरबूजा और आम की तुड़ाई करें। विदर्भ में ही इस समय मूंगफली, तिल, सूरजमुखी और मूंग में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, जबकि पहले से बोई गई मूंग और तिल में जरूरत के अनुसार निराई गुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से अधिक हिंदुओं को नदी पार कर लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर ग्राम पंचायत मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव के बाद शहर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल पैदा हो गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने तुरंत स्थिति पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश में संभल जिले की प्रसिद्ध जनेटा शरीफ दरगाह में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं और प्रशासनिक जांच में ही पता चला है कि दरगाह कमेटी वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रही है। नागालैंड में शनिवार को पहली बार राज्य स्तरीय मेगा कानूनी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम में भाग लिया। बिहार की राजधानी पटना में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का आयोजन गांधी मैदान से हाईकोर्ट तक किया गया। पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।